स्टूडेंट्स, ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में हमारी जो पढ़ी चल रही थी वो लेसन नंबर 2 पर जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, जिसमें हम सामान्य जानकारी ले चुके थे और वितरण हमारा हो चुका था, घनत्व हो चुका है और वृद्धि चल रहा है। और वृद्धि के अंतर्गत भी हम मुख्य रूप से देख चुके हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो मुख्य रूप से वृद्धि को प्रभावित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा वितरण के अंतर्गत पढ़ा कि संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी जनसंख्या है वो एक समान नहीं पाई जाती है, कहीं अधिक पाई जाती है, कहीं कम पाई जाती है। वही घनत्व के अंतर्गत भी हमने पढ़ा कि कहीं पर घनत्व अधिक पाया जाता है और कहीं पर घनत्व कम पाया जाता है। वृद्धि है जनसंख्या वृद्धि। हमारा आज जो टॉपिक चलेगा वो है मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि। देखिए, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है, कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। मुख्य रूप से हमने जो पढ़ा था ये देखा था कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों की संख्या में आए हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। यदि परिभाषा पूछे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों की संख्या में आए हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे किसी निश्चित क्षेत्र क्या बताया गया है, निश्चित। जैसे हमारा जो क्षेत्र है वो मान के चलते हैं, बांधने का परिश्रम कर लेते हैं कि संपूर्ण क्या लगेगा इसमें। देखिए, विश्व की चर्चा कर रहे हैं तो उदाहरण के तौर पर सामान्य उदाहरण को बांधने की कर दे रहा हूँ। संपूर्ण बांधने निश्चित क्षेत्र हो गया, फिर कह रहा है निश्चित समय में। हमारा समय भी क्या है, निश्चित। मान लिया 1 वर्ष। निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों की संख्या में आए हुए परिवर्तन को 1 वर्ष पूर्व यहाँ की जो संख्या थी, मान की चलिए वो थी 15,000। अब 1 वर्ष बाद यहाँ की जो संख्या हुई है वो संख्या मान की चलिए यहाँ पर हो गई 25,000। कितनी हो गई, 25,000। 1 वर्ष पूर्व 15,000 1 वर्ष पहले की बात करें और 1 वर्ष के बाद में यहाँ की संख्या के परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर संख्या कितनी होगी, 25,000 होगी। तो क्या हुआ, निश्चित तो हमारे पास क्षेत्र आ गया, बाउंड्री किया गया, निश्चित लोगों की संख्या में हमारे पास 15,000 थी। अब क्या हुआ कि आए हुए परिवर्तन, आया हुआ परिवर्तन क्या है हमारे पास, 10,000 का परिवर्तन आ गया हमारे पास। तो सामान्य कितना आया, 10,000 का परिवर्तन होता है। अभी 10,000 का जो परिवर्तन आया है लोगों का, यही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि है वो सामान्य 2 रूपों में मापी जाती है। जो जनसंख्या वृद्धि भी है वो सामान्य कितने रूपों में मापी जाती है, 2 रूपों में मापी जाती है। देखिए, एक तो होता है आपका धनात्मक
ऋणात्मक। एक तो जनसंख्या वृद्धि होगी आपकी धनात्मक में चलेगी और दूसरी चलेगी यहाँ पर ऋणात्मक में चलेगी। धनात्मक में जब जनसंख्या वृद्धि चलती है, जैसे अभी हमने बाकी का उदाहरण दिया था, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि लोगों की संख्या है उसमें 10,000 की वृद्धि हुई, तो वहां पर वृद्धि हुई तो क्या कहलाए, वहां पर 10,000 की वृद्धि हुई तो ये कहलाए यहाँ पर धनात्मक वृद्धि। और ऋणात्मक के अंतर्गत मान के चलिए वापस से उदाहरण का एग्जांपल, निश्चित तो वही क्षेत्र लगा लीजिए, हमने जो पहले उदाहरण दिया था उसमें बांदीपुर वाला समय 1 वर्ष का ले लीजिए कि 1 वर्ष पहले यहाँ की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 15,000 की, लेकिन 1 वर्ष बाद में यहाँ की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 10,000 हो गई। कितनी हुई, 10,000। पहले कितनी थी, 15,000 थी, अब कितनी हो गई, 10,000। तो क्या हुआ, माइनस, अर्थात 5,000 की जनसंख्या होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी। अर्थात अब यहाँ पर जनसंख्या कितनी बचेगी, 5,000 जनसंख्या बचेगी। पहले कितनी थी, 15,000, माइनस कितनी हो गई, कितनी गई, 10,000, अब कितने रह गए, 5,000। तो ये वृद्धि कहलाती है। देखिए जो घटेगी ना वो भी वृद्धि कहलाएगी और जो बढ़ेगी वो भी वृद्धि कहलाएगी। घटी वो भी वृद्धि, वो धनात्मक वृद्धि, और सॉरी घटी जो तो ऋणात्मक वृद्धि और बढ़ेगी वो धनात्मक वृद्धि। आप जनसंख्या कितनी रही यहाँ पर, 5,000 रही, ये तो 5,000 की संख्या है, लेकिन ये भी वृद्धि कहलाई है और ये भी वृद्धि कहलाती है। देखिए दोनों का अलग अलग है, ऋणात्मक वृद्धि तो कब होगी और धनात्मक वृद्धि कब होगी। धनात्मक वृद्धि तो जब होगी जब लोगों की संख्या में हो सकता है कि वहां पर खाद्य आपूर्ति है, जैसे माल्थस कहते हैं, माल्थस एक विद्वान नेता हुए हैं जो कहते हैं कि खाद्य आपूर्ति जो संपूर्ण खाद्य आपूर्ति है होने लग जाती है तो उस क्षेत्र में क्या हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। लेकिन ऋणात्मक वृद्धि कब होती है, ऋणात्मक वृद्धि जब होती है जैसे महामारी आ जाए, अकाल पड़ जाए, इस समय कैसी वृद्धि होगी, ऋणात्मक वृद्धि होगी। दोनों वृद्धि कहलाती है रूपों के अंतर्गत। तो वापस से देखते हैं जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय लोग निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों की संख्या में आए हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार होती है, एक धनात्मक होती है, दूसरी ऋणात्मक वृद्धि होती है। आगे हम चलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। देखिए आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आपने आगे क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे 10th पढ़ा है, 9th पढ़ा है, 8th पढ़ा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कि जनसंख्या वृद्धि है वो क्यों बढ़ती जा रही है या इसकी क्या कारण है जिसके कारण जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि का जो हम कारक लगाए उन कारकों में मनोरंजन के साधनों की कमी, शिक्षा का स्तर निम्न, जलवायु या कह सकते हैं परंपरा या रूढ़िवादी अन्य कारण भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ। पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि के कोई दो कारण और दो समाधान लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि है, देखिए इसकी चर्चा कर रहे तो पुनः एक बार मैं आपको पुनः स्मरण करवा लूं कि जैसे घनत्व भिन्न भिन्न पाया जाता है, वितरण घनत्व अलग अलग होता है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि भी है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न पाई जाती है। कहीं पर तो जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है और कहीं पर जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होती है।
धीमी गति से होती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, या जनसंख्या कम पाई जाती है। और जब तीव्र गति से होती है वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। देखिए पहला है मनोरंजन के साधनों की कमी। आगे आप पहला पॉइंट जो बनाते होता है शिक्षा का स्तर, वापस से मैं नोट कर लेंगे, इसको दोनों नंबर डालेंगे। पहले नंबर डालेंगे शिक्षा का स्तर। अर्थात देखिए जब लोगों में जागृति नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि हमारे सामने किस प्रकार की समस्याएं आएंगी, तो लोग क्या है इसलिए थोड़ी जागरूक नहीं होते। जब उनको शिक्षा का पता चल जाता है, आगे के बारे में पता चल जाता है, वहाँ पर है जो जनसंख्या में वृद्धि है उसको रोक लिया जाता है या कम कर दिया जाता है। लेकिन शिक्षा का स्तर है जब तक निम्न रहेगा जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी। फलस्वरूप जैसे हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं वैसी समस्याएं आती रहेंगी। दूसरा मनोरंजन के साधनों की कमी, कि वर्तमान समय में फिर भी सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान या विभिन्न अभियानों के तहत लोगों तक मनोरंजन के साधन पहुंचाए जा रहे हैं। ये लोग डिजिटल इंडिया के तहत विभिन्न प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण केवल आमवासियों को केवल मनोरंजन का साधन न समझना है, अन्य से वो अपना जो मनोरंजन है वो कर सके। आगे है जलवायु। जलवायु जैसे जिन क्षेत्रों की जलवायु होती है उन क्षेत्रों में क्या होता है कि भिन्न-भिन्न जलवायु में भिन्न-भिन्न प्रकार से जिस क्षेत्र में यूं कहूं कि तापमान अधिक पाया जाता है वहां पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि में जलवायु भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा रूढ़िवादी। आज की हमारी परंपरा बनी हुई है कि पुत्र की महत्वाकांक्षा में, पुत्र की चाहत में जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि हम सामान्य देखते हैं हमारे समाज के आसपास वाले क्षेत्रों में कि किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की 5 पुत्रियां होगी, इसकी चाहती है कि एक पुत्र हो जाए तो मैं मेरा वंश चलाने वाला हो जाए, मुझे ये कहीं बुढ़ापे की रोटी देने वाला हो जाए। तो निरंतर की संख्या यहाँ पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यूं कहूं कि रूढ़िवादिता भी है, परंपरा भी है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। धार्मिकता है, धार्मिक कारण भी है जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। आज चीन है जो विश्व में अपना प्रथम स्थान रखता है किसमें, जनसंख्या में, तो उसका कारण है कि वहां पर जनसंख्या अधिक क्यों है, वहां पर चीन में जनसंख्या अधिक क्यों है। तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग धार्मिक परंपरा के अकॉर्डिंग, इसके धार्मिक परंपरा के अकॉर्डिंग ये लोग हैं अपने जो पूर्वज हैं, अपने पूर्वज अर्थात उसके परिवार के जो उनसे बड़े व्यक्ति है वो इनकी कब्रों को छोड़कर कहीं नहीं जाते, ये वही रहते हैं अपनी जहां के पूर्वज की कब्रें पाई जाती हैं, इनके पूर्वज हैं उनकी कब्रें हैं, उन कब्रों के पास ही निवास करते हैं। ये स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, और इस स्थान परिवर्तन न करने के कारण जो महत्वपूर्ण कारण बताया गया है चीन में कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है, उसका मूल कारण ये बताया है कि जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की कब्रों को छोड़कर नहीं जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इस प्रकार हमने देखा सामान्य तौर पर कुछ कारण कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। अब जनसंख्या वृद्धि की कारण की समस्याएं, कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे पास कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी, तो ये तो रही अपने कारण, और इधर रही हमारी समस्या कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो सबसे पहले जो हमारे सामने समस्या उत्पन्न होगी बेरोजगारी, खाद्य आपूर्ति की कमी, जीवन स्तर में सुविधाओं का अभाव,
देखिए बेरोजगारी, सबसे पहले हम लेते हैं बेरोजगारी की जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई। जैसे वर्तमान में हम भारत में देख रहे हैं, हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो जनसंख्या वृद्धि है, और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है, बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको परिभाषित कर दूं कि बेरोजगारी में 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बेरोजगारी होती है वो 3 प्रकार की होती है। मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और अकुशल बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत वो आते हैं, अर्थात ये कहो कि किसान वर्ग को सम्मिलित किया जाता है, तो सम्मिलित किया जाता है, किसान को सम्मिलित किया जाता है मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत कैसे सम्मिलित किया जाता है, इन लोगों के पास समस्या होती है, और समस्या है वो समस्या है, देखिए इनके पास समस्या है, क्या समस्या है कि किसान वर्ग है, खेती वर्ग के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, एक वर्ष में 2 फसल लेते हैं, एक वर्ष में 2 फसलें लेते हैं, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। 2 प्रकार की फसलें ली उन्होंने, और दोनों प्रकार की जब फसलें ली तो हम सामान्य देखते हैं कि एक फसल से और दूसरी फसल के मध्य जो समय अंतराल होता है वो 2 माह के लगभग होता है, 2 माह के लगभग पाया जाता है। देखिए जब रबी की फसल कोई रोजगार के लिए तब से, और जब उसकी कटाई हुई उसके बीच जो खरीफ की फसल बोई जाएगी उसके मध्य जो 2 माह का समय हुआ, उस समय के साथ बेरोजगारी रही, मौसमी बेरोजगारी। अर्थात जैसे मौसम परिवर्तन हुआ उनके सामने समस्या खड़ी हो गई, और समस्या रही कौन सी, मौसमी बेरोजगारी। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो कैसे कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी। दूसरी बेरोजगारी के अंतर्गत हम देखते हैं शिक्षित बेरोजगारी, अर्थात शिक्षा ग्रहण कर ली, जिस क्षेत्र में उसे चाहिए थी उसमें ग्रहण कर ली, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसे जॉब नहीं मिल पाता है, और इस प्रकार जॉब नहीं मिल पाता है, वो जॉब तो करना चाहता है लेकिन उसे आवश्यकता है और करना भी चाहता है, लेकिन कार्य ना मिलने के कारण वो कैसा हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। तीसरा छिपी हुई बेरोजगारी, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था आपको छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत, मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत, वैसे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या कहलाती है, कैसे होती है छिपी हुई बेरोजगारी, किसे कहते हैं, तो देखिए वापस से हम वही आते ग्रामीण वाले क्षेत्र में, कृषि वाले क्षेत्र में, कि छिपी हुई बेरोजगारी कैसे है। छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत एक परिवार था, और एक परिवार के अंतर्गत 4 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति थे, और चारों व्यक्ति अपना कार्य किया करते थे, चारों व्यक्ति कार्य कर लेते थे, और इनके पास जो खेती थी वो मान लीजिए 8 बीघा आपने जो बीघे के अंतर्गत रखा था। अब क्या हुआ कि इनकी सदस्य संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। वे पहले 4 थे, 2 तो उनके माता पिता हो गए और उनके हो गए पुत्र हो गए, लेकिन अब क्या हुआ, इनकी संख्या है वो क्या हो गई, 6 हो गई, 4 हो गए प्लस 2 की कमी हो गई, क्योंकि इनकी क्या हुई, शादी हो गई। अब 6 व्यक्ति हो गए, वो भी अब क्या कर रहे हैं, कृषि ही कर रहे हैं। अब जब इनके पास वो क्या है, भूमि है इनके पास, वही 8 बीघा है, कार्य भी कोई हो रहा है, उत्पादन भी कोई हो रहा है, लेकिन लोगों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई। 2 लोग क्या हो गए, छिप गए, अर्थात कार्य भी वही है, सारे काम वही है, लेकिन 2 लोग अगर कार्य भी करते तो उत्पादन नहीं होता। जब इन 2 लोगों का इसमें समावेश होना ही कहलाता है छिपी हुई बेरोजगारी, जो सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है। यही कहलाती है छिपी हुई बेरोजगारी। आगे की ओर बढ़ते हैं तो मैं कह रहा था कि बेरोजगारी के अंदर पहुंच के लेवल कि लोगों को है जो पर्याप्त रूप से बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें रोजगार
नहीं मिल पाता है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण। दूसरा है इसमें खाद्य आपूर्ति की कमी, कि हमारे पास जो भूमि है वो क्या है, सीमित है। ये भूमि को रबड़ की तरह हम बता दें भाई, हमारे पास जो भूमि है वो फिक्स है, सीमित है। अब क्या है कि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है तो उनको क्या है, खाद्य आपूर्ति अर्थात भोजन की आवश्यकता होगी, और भोजन कहाँ से, वही किसान या खेती से, भूमि से उत्पादन होगा। लेकिन भूमि हमारे पास सीमित है, अर्थात लोगों को क्या नहीं मिल पाएगा, खाद्य आपूर्ति की कमी नहीं हो पाएगी, भोजन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्या हो जाएगी, जैसे कुपोषण इत्यादि समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। अब तीसरा इसमें देखते हैं जीवन स्तर का निम्न होना, कि जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत समस्या तीसरे स्तर पर है, जीवन स्तर की बेरोजगारी है, आय की क्या हो गई है, कम हो गई है, आर्थिक स्थिति क्या हो गई है, खराब हो गई है, जिसके कारण इनका जीवन स्तर क्या हो गया है, निम्न हो गया है। और निम्न होने के कारण इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की, जैसे बीमारी का होना, इनका जो जीवन स्तर था वो भी क्या हो गया, निम्न हो गया। अर्थात हो सकता था पहले अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाते, लेकिन अब क्या है, उच्च शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। तीसरा सुविधाओं का अभाव होगा, कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती होती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती होती जाएगी तो क्या होगा, सुविधाओं का अभाव होता जाएगा, कि पर्याप्त रूप से हमारे पास सुविधाएं तो हैं, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है तो सुविधाएं हमारे पास तो फिक्स है, कम है, और लोगों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि लोगों के पास सुविधाएं कम होंगी तो फिर व्यवस्थित रूप से सुविधाएं नहीं दी जा पाएगी। एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, उदाहरण हमारे पास है कि अस्पताल की बात करें, अस्पताल में जो फिक्स है बेड 100 है। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती है तो अस्पताल में बेड की संख्या कितनी, 100 ही है। अब जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ पर मान लीजिए 200 व्यक्ति हो गए तो यहाँ पर किसी की सुविधा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा परिवहन की सुविधा है कि लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो परिवहन में भार बढ़ता जाएगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण है भाई, लोगों की संख्या बढ़ेगी, परिवहन भी बढ़ेंगे, परिवहन बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जिस पर्यावरण प्रदूषण वगैरह की जैसी समस्याएं हैं या अन्य यूं कहूं कि लूटपाट है इत्यादि की समस्याएं भी इसके कारण उत्पन्न हो जाएंगी। किसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। किसी लूटपाट होगी कि बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे तो धंधा नहीं मिल पाएगा, रोजगार नहीं मिल पाएगा, और रोजगार नहीं मिल पाएगा तो क्या है, लूट का सोर्स शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण देखे, समस्याएं देखी। अब देखेंगे हम उनके क्या समाधान, कि जनसंख्या वृद्धि के क्या समाधान है, कि हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए प्रथम में जो मैंने कारण बताया था आपको कि कारण क्या है, शिक्षा का स्तर निम्न। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो पहला पॉइंट ये होगा कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, तभी हम जनसंख्या वृद्धि पर काबू पा सकते हैं। या शिक्षा का स्तर बढ़ा के या लोगों को जागरूक करके, ये भी लिख सकते हैं, लोगों को जागरूक करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लोगों को इसके बारे में भी जानकारी हो जाएगी कि ऐसा होने से क्या होगा, इसके परिणाम जो बता दिए जाएंगे तो फलस्वरूप क्या होगा, लोगों में जागरूकता आएगी, और जागरूकता आने के फलस्वरूप ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जाएगा। सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाए, इस प्रकार का कानून पारित किया जाए, जैसे भारत में है कि 2 संतान होने के बाद यदि 2 से अधिक संतान होती है तो उन्हें राजकीय या सरकारी या किसी भी प्रकार का राजकीय लाभ नहीं होगा 2 से अधिक संतान होने पर। वैसे चीन में है कि 1 से अधिक संतान होने पर उसे किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो प्राय सभी देशों में ऐसा लागू किया जाना चाहिए जिससे जनसंख्या पर क्या पाया जा सके, नियंत्रण पाया जा सके। मनोरंजन के साधनों अधिक से अधिक बढ़ाए जाने चाहिए। मनोरंजन के जो साधन है उनको अत्यधिक रूप से लोगों तक पहुंचाया
पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे लोगों को क्या उसमें मनोरंजन में लगे। धार्मिक परंपराओं को रूढ़िवादिता है उसमें जागरूकता, रूढ़िवादिता को छोड़ देना चाहिए। कि जैसे रूढ़िवादिता का बताया कि आज के समय हम देखते हैं तो युवकों की लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, हर क्षेत्र में हर कार्य कर रही है, मतलब युवकों की लड़कों से भी आगे निकल रही है। जैसे हमारे नौकरी क्षेत्र की गई जयपुर की जो मेट्रो का है शुरुआत की थी वो किसी लड़के ने की थी, और फलस्वरूप आज भी हमें उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण रहे, परिणाम रहे, समस्याएं रही, क्या रहा, और जनसंख्या वृद्धि रहा। इस तरह हमारा जो जनसंख्या वृद्धि का चैप्टर है वो लगभग संपूर्ण होता है। देखिए इसमें विद्वान की बात की थी हमने, वापस से रिपीट कर दूं, माल्थस, जिसका नाम संबोधित किया है माल्थस, और माल्थस ने यहाँ पर कहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि है कि जनसंख्या वृद्धि कैसे है, एक सिद्धांत है, सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि प्रत्येक भूगोल लेता है अपने अपने क्षेत्र में सिद्धांत देता है कि जैसे साइंस के अंतर्गत सिद्धांत देते हैं और उसका वहाँ पर अवलोकन किया जाता है कि इसके अंतर्गत कैसा है। यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें माल्थस ने किस पर दिया है, जनसंख्या वृद्धि पर दिया है। और जनसंख्या वृद्धि पर उन्होंने माल्थस, देखिए माल्थस एक युवा पादरी थे और युवा पादरी होने के साथ ही वो अर्थशास्त्र के इतिहास के प्रोफेसर भी थे। मैंने पहले भी कहा था जब शुरुआत की थी हमने कि प्रत्येक विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो माल्थस यहाँ बात कर लेते हैं, प्रश्न बेटा लिखना होगी, साथ के साथ नोट कर देना, ऐसा ना हो। जनसंख्या वृद्धि में माल्थस का सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत माल्थस का सिद्धांत, कि माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के बारे में क्या कहा है। देखिए माल्थस इनका पूरा नाम देखिए तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, शॉर्ट में हम इन्हें माल्थस के नाम से संबोधित करते हैं। और ये अर्थशास्त्र के इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं और इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि जनसंख्या वृद्धि है वो खाद्य आपूर्ति पर संतुलित है, या खाद्य आपूर्ति है वो कि जनसंख्या वृद्धि को कौन डिपेंड करता है, खाद्य आपूर्ति डिपेंड करती है। कि खाद्य आपूर्ति यदि फूल होना प्रारंभ हो जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि में क्या होगी, तीव्र गति से बढ़ेगी। कि खाद्य आपूर्ति में तो अंकगणितीय है, देखिए इन्होंने जिसको माना है मेन पॉइंट खाद्य आपूर्ति को माना है, और उन्होंने ये कहा है कि खाद्य आपूर्ति में तो अंकगणितीय वृद्धि होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्रम में वृद्धि होगी खाद्य आपूर्ति में। तो कि खाद्य आपूर्ति को तो भोजन को तो फसल को हम इस क्रम में बढ़ाएंगे, लेकिन फलस्वरूप इसके जनसंख्या वृद्धि है वो इस प्रकार वृद्धि होगी 1 2 4 8 16 32 तक इसी प्रकार में। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, तीव्र गति से होगी, और खाद्य आपूर्ति है वो अंकगणितीय में होगी। यूं कहूं कि इसे गुणोत्तर वृद्धि होगी और वहां पर अंकगणितीय वृद्धि होगी। तो फलस्वरूप क्या होगा, अंत में क्या होगा कि खाद्य आपूर्ति क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जनसंख्या की क्या होगी यहाँ पर वृद्धि
ये दो जनसंख्या की क्या होगी यहाँ पर वृद्धि होगी, क्योंकि 1 2 2 के बाद 4 4 8 यहाँ तो गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, लेकिन वहां पर अंकगणित की वृद्धि हो रही है, तो इनके लिए भोजन कहां से उपलब्ध होगा। मार्कस कहते हैं कि यदि इसी प्रकार की परिस्थिति आगे आती है, यदि इसी प्रकार की दोनों परिस्थितियां बनती हैं, तो आगे जाकर क्या होता है कि या तो अकाल का सामना करना पड़ता है या महामारी का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि है वो कैसी हो जाती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है। उन्होंने फिर यहाँ पर स्पष्ट कहा कि जनसंख्या वृद्धि का है जो प्राकृतिक द्वारा संतुलित कर लिया जाता है। प्रकृति है यहाँ पर महामारी या अकाल के द्वारा जनसंख्या को क्या करती है, अपने आप में अनुकूलित कर लेती है, वापस उसी रूप में ले आती है। और मार्कस सिद्धांत के अनुसार आपके में बताया गया है कि मार्कस है जो मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति पर डिपेंड है और अपने अकाल महामारी द्वारा प्रकृति है वो अपने आप में नियंत्रित कर लेती है। देखिए हम जो चैप्टर पढ़ा रहे थे हमारा छोटा सा पॉइंट रह गया था बीच में, पुनः मैं उसको रिपीट कर दूं। मैंने आपको जनसंख्या घनत्व तो बता दिया था, लेकिन परीक्षा में कई बार क्या पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछ लिया जाता है सूत्र के माध्यम से कि जनसंख्या वृद्धि है वो जनसंख्या घनत्व है वो किस प्रकार निकाला जाता है या जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। तो एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर देता हूं, उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो समाप्त हो जाएगा और चैप्टर नंबर 2 की समाप्त होने के बाद ही मैं आपको पीडीएफ फाइल है वो उपलब्ध करवा दूंगा नोट्स के रूप में। तब तक हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। हमने परिभाषित के रूप में लिखा था या पढ़ा था कि प्रति किलोमीटर में निवास करने लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या होती है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है और जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए जो सूत्र है वो है जनसंख्या का घनत्व बराबर सूत्र है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्र। देखिए सामान्य में क्या होता है परीक्षा में जो पहले भी चलता था 2015-16 में ये सिलेबस था हमारे पास, उसके बाद में आरबीसी आ गया तो उससे पहले ये चलता था एनसीईआरटी वाला, तो सभी इस प्रकार के प्रश्नों में कैसा होगा इसमें जैसे जनसंख्या घनत्व से क्या निकाला है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर पूछता है जनसंख्या घनत्व का सूत्र निकालना है या जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। देखिए एक नंबर का प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिभाषा दे देंगे। आगे नंबर का आता है जटिल क्या देंगे, परिभाषा दे देंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या है और किसे कहते हैं। तो क्या है देखिए दो शब्दों में, एक तो है यहाँ पर क्या है और दूसरा है किसे कहते हैं, दोनों भिन्न कहते हैं क्या तो डेफिनेशन में इसकी परिभाषा हुई कि किसे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या है तो क्या क्या करता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। साथ में हम क्या नोट करेंगे, यहाँ पर सूत्र भी नोट करेंगे, अगर क्या है पूछता है तो सूत्र भी नोट किया जाता है और किसे कहते हैं के अंतर्गत हम केवल परिभाषा ही लिखेंगे। अब देखिए एक बार क्या पूछा गया था प्रश्न 16-17 के आसपास आया था एग्जाम में कि आपको मतलब जैसे सूत्र है उसमें क्या दिया था कि आपको एक प्रश्न बना दिया, मैथमेटिक्स वाला प्रश्न बना दिया यहाँ पर कि एक क्षेत्र की जनसंख्या इतनी है और
जनसंख्या का क्षेत्रफल लिखना है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इसी प्रकार का से प्रश्न पूछा गया था और अधिकांश विद्यार्थियों की अभी तक सूत्र था। तो प्रश्न था वो कि ए प्रदेश की जनसंख्या, ए प्रदेश की जनसंख्या 1,50,000 है, 1,50,000 है। और एक प्रदेश का क्षेत्रफल, एक प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है, 100 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर पूछा गया था इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व क्या होगा, यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना होगा। प्रश्न दिया था, 1 नंबर का प्रश्न आया था और सीधा ये दिया था एक प्रदेश की जनसंख्या 1,50,000 है और यहाँ का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा। साधारणतः पहले आपको क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करना है और सूत्र का प्रयोग करने के बाद में आपको जनसंख्या घनत्व निकालना है। तो सूत्र हमारे पास क्या था, हम यहाँ पर रिपीट करेंगे और रिपीट करके सूत्र को और जमाएंगे। जैसे पहले जनसंख्या कितनी है, 1,50,000, क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग किलोमीटर, 2 जीरो से 2 जीरो, हमारे पास कितना आ गया 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाएगा। अर्थात एक प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना होगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हो सकता है यहाँ पर संख्या परिवर्तन कर दी जाए, भाई वही मैथ वाला है, फॉर्मूला एक ही है, बाकी की संख्या क्या है पर परिवर्तन हो सकती है। तो जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि में यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट करें, मैं आपका जो भी सॉल्यूशन करूंगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 100% प्रश्न पूछा नहीं जाता है इस चैप्टर से, वितरण से पूछे, घनत्व से पूछे या फिर वृद्धि से पूछे, कहीं से भी पूछे, प्रश्न 100% आता है, इसमें कोई घबराई नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 2 हमारा समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। हमारी क्लास जो लगेगी वो चैप्टर नंबर 3 की लगेगी। साथ में ध्यान रहे कि जो चीजें नोट करवाई जा रही है, लिखवाई जा रही है या पढ़ाई जा रही है, उनको साथ ही साथ बुक के साथ पढ़ते रहे। अपनी जो किताब है बुक का उसको पढ़ते रहे। यदि उसमें कोई समस्या आती है तो आप पूछे, भाई आपको 10-5 मिनट दी जाती है ऑनलाइन क्लासेस में, कुछ मिलते हैं उसमें पूछे आपको कोई समस्या, भाई यहाँ पर तो मैं कुछ चीजें हैं नॉर्मली वो समझा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, बाकी कुछ में कई ऐसे शब्द भी आएंगे आपको तो समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनको पूछने का प्रयास करें कि इनका समाधान क्या है। आज के लिए इतना ही।